तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो आप लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसके अगले पार्ट को पढ़ते हैं, यानी पार्ट 3 को। पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, जिसमें हमने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। टोटल इस चैप्टर के 4 भाग होंगे, मतलब पार्ट 4 तक वीडियो बनेंगे, यानी कि कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना। अभी तक हमने पढ़ा था कि यूरोप में इंग्लैंड ने या अन्य यूरोपीय देशों ने कारखानों की, फैक्ट्रियों की स्थापना क्यों की थी, कब की थी, किस किस व्यक्ति ने कब और किस किस मशीन की खोज की, और आज फैक्ट्रियां इतने आगे बढ़ चुकी हैं, कारखाने इतने आगे निकल चुके हैं। अब बात होगी भारत में कैसे इसकी शुरुआत हुई। आज भारत में अगर इतने फैक्ट्री, इतनी कंपनियां आई तो ये कैसे आई, उन्हीं के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक उत्पादन से भारत में कुटीर उद्योग तो बंद हो गए, लेकिन वस्त्र उद्योग के लिए कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देसी एवं विदेशी पूंजी लगाकर खोली गई, जिससे कारखाना उद्योग को बढ़ावा मिला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कारखाने बनने लगे, जब फैक्ट्रियां बनने लगी, तो सभी कुटीर उद्योग लगभग बंद हो गए। कुटीर उद्योग का अर्थ मैंने बताया है, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको कुटीर उद्योग कहा जाता है। लेकिन अगर कुटीर उद्योग बंद हुए तो एक बिजनेस बढ़ा कपड़ा का। फैक्ट्रियां, कारखाने लगे तो सबसे ज़्यादा, सबसे पहले क्या लगी थी? कपड़ों की। और आज के समय में अगर सबसे अधिक कुछ बनता भी है तो क्या बनता है? क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में, एक एक व्यक्ति के जीवन में किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता हो या ना हो, वो उसका प्रयोग करता हो या ना करता हो, लेकिन आप बताइए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना कपड़ों का मतलब रहता है? बोका से भी बोका लोग होगा, वो लोग भी कपड़ा पहनता होगा। भले एक ही कपड़ा 2 साल 4 साल पहने, लेकिन पहनता जरूर है। तो बात यही है कि सबसे बड़ा एक उद्योग बढ़ा कपड़ा का। किसका उद्योग बढ़ा जी? कपड़ा का। कारखानों की स्थापना के क्रम में सन 1830 से 40 के दशक में, दशक में बार बार बताता हूं कि 10 साल को क्या कहा जाता है? दशक। ये बात हो रही है 1830 से 40 की, यानी कि 10 वर्षों के बीच की। बंगाल में, बंगाल देखे हैं ना जी आप लोग, नाम सुने हैं? अरे कोलकाता, पश्चिम बंगाल। द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव 1851 ईस्वी में बंबई में डाली गई। द्वारकानाथ टैगोर नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका नीचे चित्र दिया गया है। इन्होंने ही 6 कंपनियां बनाई। कितनी कंपनियों की स्थापना की? और संयुक्त कंपनियां। संयुक्त कंपनी मतलब होता है कि एक ही कंपनी के नाम से अलग अलग जगह पर कंपनी को बनाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरो होंडा का एजेंसी ऐसा नहीं है कि केवल गोपालगंज जिला में है। आप हर जिले में जाएंगे तो आपको इसका एजेंसी मिल जाएगा। कोई भी बिजनेस, व्यापार जब होता है तो धीरे धीरे उसके ब्रांच खुलने लगते हैं। डीएवी स्कूल का नाम आप लोग सुनते हैं तो डीएवी स्कूल केवल गोपालगंज में ही नहीं है, बल्कि हर जिले में आपको मिल जाएगा। उसी तरह द्वारकानाथ टैगोर जी जो है, उन्हें 6 कंपनियां एक साथ खोली। कितनी कंपनियां? 6 कंपनियां। और सबसे पहले सूती कपड़े की मिल। सूती कपड़ा पहनते हैं ना, गर्मी के दिनों में पहना जाता है। कुछ लोग ठंडी या गर्मी दोनों एक ही टाइप के पहनते हैं। सूती कपड़े की मिल की नींव 1851 में बंबई में डाली गई। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कहाँ पे? आज उसको मुंबई कहा जाता है, लेकिन पहले उसको क्या कहा जाता था? बंबई कहा जाता था। बॉम्बे लोग कहते थे, आज लोग मुंबई कहते हैं। और 1851 में वहाँ पे सूती कपड़े की मिल की स्थापना हुई, जहाँ पे सूती कपड़े बनते थे।
यहाँ पारसी, गुजराती, बोहरा मुसलमान आदि जातियों के लोग सूती धागे और सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लग गए थे। किसी भी जाति को, पारसी, गुजराती, मुसलमान, कोई भी है, सभी के सभी लोग किस काम में लगे थे? धागा मिल में, इस सूती के मिल में काम करने के लिए लग गए और कारखाना आगे बढ़ने लगा। आपके गांव में, आपके आसपास बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं, उनसे आप पूछिएगा तो बहुत लोग धागा मिल में काम करते हैं। सूरत ज़्यादा लोग जाते हैं, पंजाब में हर जगह है। तो धागा मिल क्या है? धागा मिल से कपड़ा तैयार किया, धागा बना करके उससे क्या तैयार किया जाता है? आपके जो कपड़े हैं, जो आप पहने हैं, हम पहने हैं, ये सब धागे से ही मिलकर बने होते हैं। पारसी कावस जी नाना जी दाभार, एक वहाँ के पारसी हैं जिनका नाम है कावस जी नाना जी दाभार, ने सन 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया और तभी से इस उद्योग का इतिहास भारत में शुरू हुआ। अभी आपने पढ़ा कि 1851 में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद 3 साल बाद एक और व्यक्ति ने, जिनका नाम है कावस जी नाना, ने स्टार्ट किया और पहला कारखाना, मतलब जो पूरे भारत जानने लगा इस कारखाना को। अगला पैराग्राफ है, सन 1854 से 1880 तक 30 कारखानों का निर्माण हुआ। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि 1854 से लेकर के 1880 तक कितने कारखाने बने? 30। भारत में कितने कारखाने बने? 30 कारखाने। 26 सालों में 30 कारखाने, जिसमें 13 पारसियों द्वारा बनाए गए थे। 13 को किसके द्वारा बनाए गए थे? सन 1869 में स्वेज नहर के खुल जाने से बंबई के बंदरगाह पर इंग्लैंड से आने वाला सूती कपड़ों का आयात बढ़ने लगा। स्वेज नहर का नाम सुने हैं ना? तो स्वेज नहर के द्वारा ही, बंदरगाह आप लोग समझते हैं, समुद्री मार्ग के द्वारा जो व्यापार किया जाता है जहाज़ों से, और जहाँ पर कोई सामान लोग ला करके मतलब रखते हैं, वहीं से सामान लेकर जाते हैं, एक तरह से स्टेन समझ सकते हैं, उसी को कहा जाता है बंदरगाह। और इंग्लैंड से आने वाला सूती कपड़ों का आयात बढ़ गया। किसके चलते? स्वेज नहर के खुल जाने से। स्वेज नहर आप लोगों ने देखा है, नीचे उसका चित्र देख सकते हैं। इसके बावजूद भी सन 1880 से 1895 तक, यानी अभी तक तो हमने देखा कि 1854 से लेकर के 1880 तक 30 कारखाने, अब 1880 से 1895 तक की बात हो रही है। सूती कपड़ों के मिलों की संख्या 39 से अधिक हो गई, यानी कि 15 सालों में फिर 9 कारखाने, 9 से भी अधिक कारखाने बन गए। 1880 तक तो 30 था, लेकिन 1895 तक कितना हो गया? 9 और ही बढ़ गया, 39 समझते हैं ना आप लोग? अरे 39, 30-9। इसने मैनचेस्टर के कपड़ा उद्योग को चिंता में डाल दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार वहां से आयात किए जाने वाले माल पर से आयात शुल्क समाप्त कर दिया। इससे भारतीय बाजारों में वहां का सामान अपेक्षाकृत कम मूल्यों में बिकने लगा। इस समय सस्ता मशीनों का आयात करके भारत में सूती वस्त्र उद्योग को बहुत बढ़ाया गया। सन 1895 से 1914 तक के बीच सूती मिलों की संख्या 144 तक पहुंच गई थी। देखिए कितना स्पीड बढ़ा था कि 1895 में मात्र 39, 1895 से 1914, यानी कि 19 वर्षों में एक बार 39 से 144, यानी कि करीब करीब 105 गो मिल बन गया था। कितने दिन में? मात्र 19 वर्ष में। और भारतीय सूती धागे का निर्यात चीन को होने लगा था। मतलब हुआ यूं, कैसे आप जानते हैं कि अंग्रेज लोग कपड़ा अपने देश से ला करके भारत में बेचते थे महंगा महंगा, लेकिन जब यहाँ के लोगों ने अपनी फैक्ट्री बनाई, अपनी कारखाने लगाए, तो वे लोग कम दामों पर लोगों को सामान देने लगे। और आपको पता है कि हर इंसान में एक विशेषता होती है कि पहले वो सस्ता चीज खोजता है, और जब कोई उपाय नहीं लगता है तब मजबूरी में वो महंगा चीज खरीदता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी रिचार्ज कर रही है, अगर वो कहे कि हम 100 रुपये में फ्री कर देंगे और कोई कह रहा है 300 में फ्री करेंगे, तो बताइए कौन किसका रिचार्ज कराएगा? 100 रुपये नहीं कराएगा। तो वही बात हुआ कि अंग्रेज जो थे
वे ज्यादा दाम पर अपना कपड़ा बेचते थे, लेकिन इंडिया के जो लोग थे जो कंपनी मशीन बैठाए, वे लोग कम दामों में कपड़ा बेचने लगे। तो इंग्लैंड की आमदनी कम हो गई और यहाँ की आमदनी क्या हो गई, बढ़ गई। सन 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुमचंद ने स्थापित किया। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि सबसे पहले जूट मिल की कारखाना या जूट मिल की जो कारखाना की स्थापना है कब और किसने की थी? तो आप कहेंगे 1917 में कलकत्ता में। किसने किया था? हुकुमचंद। मरवाड़ी थे ये। क्या थे? मरवाड़ी व्यवसायी को कहा जाता है। गोपालगंज में एक मरवाड़ी मोहल्ला है, सुमन का डॉक्टरी देखें आप लोग, बंजारी, उसको मरवाड़ी मोहल्ला कहते हैं, जगह जगह लिखा होगा। मारवाड़ी लोग होता है ना जो ज्यादातर व्यवसायी करता है, मतलब दुकानदार होता है, वो मारवाड़ी होता है। उसके बाद आए सन 1918 में पहल एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिड़ला ब्रदर्स की स्थापना हुई। 1919 में बिड़ला जूट कंपनी और 1920 में ग्वालियर में जियाजी राव सूती कारखाना खुला। आप लोग बिड़ला का नाम सुने हैं, सीमेंट आता है, बिरला ग्रुप सीमेंट एक आता है। कोनो भी बात जब होला झगड़ा आदमी चाहे कि कुछ कहे क्या कर रहा है, टाटा बिरला हुआ का तू डेढ़ बतिया उतरा हमरा से, तो टाटा बिरला का अर्थ है कि टाटा दूसर के हटे, बिरला दूसर के हुआ, माने सबसे धनिक व्यक्ति हलो टाटा बिरला। तो हर बात में आदमी जरूर अगर यूज कर ला, ज्यादातर लोग कर ला, तू नहीं कैले को नहीं कबू, कौन बात में केहू जनावे लगे ढेर अपना पैसा के, तो लोग क्या कर टाटा बिरला हम बात बतिया उतरे। तो वही बिरला ब्रदर्स मतलब दो भाई थे ये, ठीक है ना, और बिरला इनका टाइटल था। तो इन लोगों ने 1919 में एक कंपनी खोला जूट का, और 1920 में खोला ग्वालियर में, जो आपको पड़ता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है ग्वालियर। तो वहां पे जियाजी राव सूती कारखाना खुला। घनश्याम दास बिरला, क्या नाम था उनका? आप फिगर भी देख सकते हैं, आपकी किताब में दिया होगा बगल में। घनश्याम दास बिरला ने अंग्रेजी कंपनियों से एक चालू कारखाने खरीद कर अपने व्यापार को बढ़ाया। ये क्या करते थे कि अंग्रेजों से उनकी कंपनी को क्या करते थे, खरीद लेते थे और वो कंपनी चलाते थे। जैसे कि मान लो आज बहुत लोग के लगे इतना पैसा भाई कंपनी एक बार खरीद लेला, जैसे सासा मुसा मिल सुनले बड़ा लोग, ओकरा के शायद पता ना झूठ या सच मनोज सिंह खरीद ले बड़े, ये जो अपना क्षेत्र के चतुर्भाग नहीं खन, तो शायद तो ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वे कंपनियां खरीद लेते हैं। जैसे एंडविल से केसर और कांटन मिल और मार्टिन से चीनी के कारखाने। देखिए इन्होंने क्या खरीदा था, एंडविल नाम का एक अंग्रेज अधिकारी है उससे खरीदे थे केसर आज कांटन मिल, और मार्टिन से क्या खरीदे थे, चीनी के कारखाने। आगे है सन 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा, टाटा आ गए, बिरला लानी के और टाटा कब हो गए बड़ा लोग, अरे जमशेदपुर ओ जब बोले खाली तन फैक्ट्री लौकी, खाली फैक्ट्री लौकी, और ज्यादातर फैक्ट्री जन हुई तो टाटा कंपनी की हुई। टाटा ने बिहार नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। यहाँ पे कहा जा रहा है बिहार, तो पहले बाबू झारखंड के में रहा, बिहार में, आ झारखंड में बिहार में रहा, तो टाटा भी झारखंड में बा, यही से बिहार लिखल बा। जमशेद जी टाटा एक ऐसे भारतीय थे जिन्हें भारतीय उद्योग की काफी सूझबूझ थी, और 1910 ईस्वी में उन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। तो याद रखेंगे टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्टेशन की स्थापना किसने और कब की थी? जमशेद जी टाटा ने 1910 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह उद्योग ने काफी प्रगति की। 1955 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाना खोलने की सहमति रूस, पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन के समझौतों के आधार पर ली गई। अभी भारत में 7 स्टील प्लांट है। भारत में कितने स्टील प्लांट हैं? 7। नीचे दिया भी गया है उनका नाम। पहला है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हीरापुर, दूसरा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर,
तीसरा है विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कंपनी, भद्रावती कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई। दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर। और बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो। ये 7 गो स्टील प्लांट है, नाम याद रखिएगा। आगे है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ। प्रारंभ मतलब क्या होता है? शुरुआत। सन 1814 में हुआ, जब रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई का काम प्रारंभ किया गया था। रेल के विकास के साथ ही सन 1853 के बाद इसका विकास आरंभ हुआ। इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ। नवीन उद्योग की स्थापना ने, क्या लिखा है यहाँ पे? कोयले की मांग बढ़ा दी। 1868 ईस्वी में जहां उत्पादन 5 लाख टन था, वहां 1950 में बढ़कर 3.23 करोड़ टन हो गया। तत्कालीन बिहार इस उद्योग का मुख्य केंद्र था। मतलब उस समय बिहार कोयला के मामले में क्या था? सबसे आगे था, क्योंकि झारखंड भी किसमें था? बिहार में। अब जब झारखंड अलग हो गया तो सारा कोयला कहाँ चला गया? झारखंड में। सन 1850 से 60 के बाद भारत में बगीचा उद्योग अर्थात नील, चाय, कॉफी, रबड़ और पटसन मिलें आरंभ हो गई। जैसे कि आप लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में कि गांधी जी ने कैसे इसका विरोध किया था कि नील की खेती करना, कॉफी, रबड़ की खेती करने के लिए। तो ये 1850-60 में शुरू हो गया था, अभी गांधी जी का जन्म भी नहीं हुआ था। यद्यपि इन उद्योगों में से अधिक संख्या उन उद्योगपतियों की थी जो विदेशी थे। ज्यादातर उद्योगपति कहाँ के थे? मतलब अंग्रेज थे, और जिन्हें सरकार का प्रोत्साहन प्राप्त था। सन 1916 में सरकार ने एक औद्योगिक आयोग नियुक्त किया ताकि वह भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित पर्यटकों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाए जिसे सरकार सहायता दे सके। सन 1921 में सरकार ने एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उस वर्ष उसके प्रधान श्री इब्राहिम रहीमतुल्ला बनाए गए। अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहीमतुल्ला। इसके तहत 1924 ईस्वी में टीन उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग आदि की स्थापना हुई। 1930 के दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग की स्थापना हुई। सन 1850 से 1914 तक के उद्योग की यह विशेषता कि इस काल में निर्यात किए जाने वाले ऐसे मालों का भी उत्पादन हुआ जो राष्ट्र के लिए लाभदायक था, जैसे पटसन और चाय। अंग्रेज पटसन मैंने पटुआ बुझे लगिन, चाय बुझते बड़ा लगिन। अंग्रेजों ने यह भी खेती करना शुरू कर दिया था, तो ये भारत के लिए फायदेमंद हो गया कि लोग इस बिजनेस व्यापार में काफी जुड़ गए। इसके साथ ही उस माल का भी उत्पादन हुआ जिसमें विदेशी प्रतिद्वंदिता ज्यादा नहीं थी। प्रतिद्वंदिता मतलब होता है कंपटीशन, लड़ाई। जैसे मोटा कपड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों को लाभ हुआ और देशी उत्पादित वस्तुओं को देश के अंदर एवं बाहर मंडी प्राप्त हुई। मंडी मतलब होता है बड़ा बाजार। मंडी मतलब क्या होता है? सुनले बोलेंगे जाता नहीं मंडी सब्जी लिया है, तो जब बोलेंगे तो पूरा खाली सब्जी के दुकान चारों तरफ छिटाई हुई, क्या कहल जाएगी? मंडी। अब देखिए आगे है, युद्ध के ठेके मिले, कच्चा माल पहले से कम दाम पर उपलब्ध हुआ और उत्पादित माल के ऊंचे दाम प्राप्त हुए। सन 1929 से 1933 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारतीय उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय प्राथमिक सामग्री के लिए आत्मनिर्भर था, जिसका मूल्य घटकर आधा हो गया था। निर्यात किए जाने वाले सामानों का भी मूल्य घट गया। इस तरह उद्योग पर जनता की दिनों दिन क्षति होने लगी। क्षति मतलब क्या होता है? नुकसान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिलों द्वारा कपड़ों की संपूर्ण मांग को अब भारतीय मिलें ही पूरा करती रही थी। भारतीय मिल मालिकों ने इस अवसर का लाभ उठाया और विदेशी मंडियों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। इसके दौरान भारत की अपनी कोई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री नहीं थी और न ही अपने मशीनों यंत्रों के निर्माण करने की इंडस्ट्री या उद्योग थी। जैसे कि आज क्या है कि भारत में बहुत सारे इंजीनियर हैं, कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। उस समय भारत के लोगों के पास ये सब नहीं था, क्योंकि कोई भी भारतीय उतना पढ़ा लिखा नहीं था। आगे है,
केवल वे उद्योग की स्थापित हो सके ब्रिटेन या अमेरिका में बनाई जाने वाली मशीनों का गठन करते थे। तो ये लोग मशीन कहाँ से मंगाते थे? ब्रिटेन या अमेरिका से। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भारत के व्यापार का एक मुख्य साझेदार हो गया। वह भारत को अब उपयोगी सामान देने लगा और भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि युद्ध के समय वहां की उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक यूरोप की कंपनियां व्यापार में पूंजी लगाती थी। यह प्रबंधकीय एजेंसियों के द्वारा होता था, जो उद्योगों पर नियंत्रण भी रखती थी। इनमें बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयूल एंड जार्डिन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थी। यद्यपि भारत में 1895 में पंजाब नेशनल बैंक, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1907 में इंडियन बैंक, 1911 में सेंट्रल बैंक और 1913 में द बैंक ऑफ मैसूर तथा ज्वाइंट स्टॉक बैंकों की स्थापना हुई। ये बैंक भारतीय उद्योगों के विकास में सहायक थे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन से बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। कल इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को भी कल ही क्लियर करेंगे।